के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज इसके अंदर एक्चुअली होती है। सो आपको उसका मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड उसका ट्रीटमेंट, आपको वो सारा एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक हो गया। सो ये मेन पर्पस था हमारा कि आपको इसकी ओरिएंटेशन बनाए। तो हम जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर के शुरू में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी और गाइडलाइंस के बाद इंशाल्लाह आपको वो टॉपिक जो है वो बताया जाएगा। तो आज हमारा जीआईटी पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईबीडी, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% जो आपका पैथो के पेपर में चांसेस है जीआई में से क्वेश्चन आने के, वो यही वाला क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से एससीक्यू ना आए तो इसमें से एमसीक्यूज कंफर्म आना है। सो ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके वाइवा के जो टीचर्स हैं उनका, आपके प्रोफेसर्स का। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन द पैथोलॉजी, जिसमें से कोई ना कोई चीज आपसे लाजमी पूछी जानी। सो हमने इसीलिए ये टॉपिक सिलेक्ट किया ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर जो है वो नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए। हमने आईबीडी तो पढ़ना है, बट आईबीडी हमारे कहाँ पे जाके एक्ट करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होती है, उसके लिए हमें पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर आपको जीआईटी ट्रैक का पता हो, हमें पता माउथ से लेकर एनएस तक जो हमारा पूरा पाथवे है जीआई, इसके अंदर हमारे पास जब हम इसको हिस्टोलॉजिकली इसकी पिक्चर देखते हैं तो हमारे पास इसकी जो वॉल है उसकी 4 लेयर नजर आती है पूरी जीआई के अंदर। ठीक है, उस 4 लेयर में जो सबसे पहली लेयर है उसे हम नाम देते हैं म्यूकोजा। अब अगर आप ये पिक्चर देखो, आपको ऊपर सबसे पहले नजर आ रहा है म्यूकोजा, जिसमें आगे फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें आपके पास एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम डिफरेंट तरह की होती है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रैक पे कि आपके इसोफिगस में डिफरेंट एपिथेलियम होगी, आपके स्टमक के अंदर डिफरेंट होगी, आगे बाउल के अंदर डिफरेंट होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेक्रीशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ पीएच, आपकी जो है वो एपिथेलियम चेंज होती है ताकि उस तरह के इन्वायरमेंट को वो आगे से फेस कर सके। सो ये एपिथेलियम आपका म्यूकोजा का पहला पार्ट है। सो म्यूकोजा के आगे फर्दर 3 लेयर्स म्यूकोजा के अंदर होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है आपकी, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले एपिथेलियम है, फिर देन लैमिना प्रोप्रिया है जिसके अंदर आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, कुछ न्यूरॉन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसके बाद आपका मस्कुलरिस म्यूकोजा है। सो ये आपके म्यूकोजा की पहली जो है वो लेयर है। उसके बाद आपका आता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर भी आपके बेसिकली लिम्फोसाइट्स, आपके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल में एंटाइरिक प्लेक्सिस, ये सारे नर्व्स, आर्टरीज, ये सारा इसके अंदर सारा होता है। उसके बाद आपकी मस्कुलर लेयर होती है जिसमें आपके इसोफिगस के अपर पार्ट से हटके नीचे पूरी जीआई के अंदर आपके, और लास्ट पार्ट रेक्टम का हटके आपके सारे के सारे कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। और ये स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं ताकि जो आपकी पेरिस्टालसिस होनी उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो सके। उसके बाद आपका जो आउटर आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सिरोजा और एडवेंटिशिया। सो ये डिपेंड करता है कि वो पेरिटोनियल है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग सिरोजा या एडवेंटिशिया होती है। सो देयर आर 4 हिस्टोलॉजिकल लेयर्स इन द जीआई ट्रैक, जिसको हमने नाम दिया म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। और म्यूकोजा के अंदर आगे हमने फर्दर 3 लेयर्स पढ़ी, जिसको हमने क्या क्या नाम दिया आपने, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास इसकी बेसिक्स बन गई कि यहाँ पे क्या चेंजेस आने वाली वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। आगे आगे अब आपको इसकी चूंकि हम आईबीडी पढ़ने लगे हैं और आईबीडी के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके स्मॉल बाउल की जो है वो वॉल कैसी है। सो स्मॉल बाउल अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें ये नजर आता है, स्मॉल बाउल अगर हम देखें उसके अंदर हमें नजर आता है कि जो हमारी एपिथेलियम है वो हमारे पास फोल्ड्स की फॉर्म में मौजूद होती है, जिसको हम नाम देते हैं विलाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्ड्स और विलाई बन जाते हैं जो कि म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। उसके बाद आपका लैमिना प्रोप्रिया है, फिर मस्कुलरिस एंड देन आपका सिरोजा, ये एडवेंटिशिया। सो ये हमारे पास इसकी एक सिंपल पिक्चर है। अब हम आ जाते हैं आईबीडी की तरफ प्रॉपर, कि आईबीडी क्या है, इसमें क्या चेंजेस होती हैं, इसका पेशेंट अगर आएगा तो उसमें क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो होगी और किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। सो अभी तक अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो वो पूछ सकता है। अभी हमने सिर्फ सिंपल उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी है और बाउल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दूंगा बात कंप्लीट करने के बाद। ओके, आईबीडी अब क्या है आपको मैं अगर थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे पास जी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर हमने जैसे पढ़ा सबसे इनर साइड पे म्यूकोजा है, एपिथेलियम है उसमें, उसके बाद उसमें जो है वो
मस्कुलरिस म्यूकोजा है, एंड देन हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया, और फिर उसके बाद सब म्यूकोजा है, फिर हमारे पास जो है वो मस्कुलरिस लेयर है, देन एडवेंटिशिया। ये हमारे पास 4 लेयर्स हमने पढ़ी। इसी तरह अबव साइड पे अब हमारे पास ये जो स्मॉल बाउल का पार्ट हमने है इसका सेक्शन देखा है। अगर इसके अंदर किसी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से या बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से आपका म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस या सिरोजा या सारी की सारी लेयर डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, इसमें कोई अल्सर्स बन जाते हैं, कोई फिशर्स बन जाते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम नाम देते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से मोस्टली रिलेटेड है, सो बाउल डिजीज है हमारे पास, बाउल को ये इन्फ्लेम करती है। सो इट इज क्रोनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल। अच्छा, अब इसमें 2 से 3 बेसिक इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ से ज्यादा हो सकती है, या हमारे पास कोई इम्यून रिएक्शन हो सकता है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, जिसके रिएक्शन के अंदर ये सारी की सारी इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी पहले क्लासिकल प्रेजेंटेशन पढ़ लें कि ये हमारे पास आएगा किसमें, फिर हम इसकी प्रेवलेंस और वो चीज पढ़ेंगे। ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इनके सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, वेरी करते हैं ऑन द सिवेरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑन द सिवेरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, कि कितना ज्यादा है, किस तरह का है। ठीक है, लेकिन मेन ये है कि हमने इसमें जो सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स पढ़ने हैं वो हम अब डिस्कस करने लगे। सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट आएगा आईबीडी का, आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब भी आपने किसी पेशेंट को पहचानना, आपने 3 सिम्टम्स, 3 साइंस अपने जहन में रखने किसी भी डिजीज को देखने के लिए। सबसे पहले जो भी आपके पास आईबीडी का पेशेंट आएगा उसके पास एक उसकी प्रेजेंटेशन होगी पेन। ठीक है, सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेन, दैट इज क्रैम्पिंग पेन। अब वो क्रैम्पिंग पेन कहाँ होगी, या तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगी, राइट साइड पे, या फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, राइट या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आपकी पेन होगी। ठीक है, पहला उसका सिम्टम ये वाला होगा। नंबर 2, वो पेशेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। वो डायरिया, वो ये भी बता सकता है कि उसका जो डायरिया की कंडीशन है, आइदर इट इज ब्लडी डायरिया और नॉन ब्लडी डायरिया। सो ब्लडी भी हो सकता है, नॉन ब्लडी वो कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ 3 क्लासिक साइन पढ़ने लगे कि जब भी आईबीडी का पेशेंट आएगा आपने कौन सी चीजें देख के पहचाना कि ये आईबीडी का। नंबर 1, राइट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन में और भी बहुत सारी चीजें आती है, पेंडिसाइटिस आ जाता है, आपकी जो है ओवेरियन जो है वो सिस्ट हो सकती है, इसी तरह लेफ्ट साइड। बट हमने अभी क्लासिक 3 साइन पहले पढ़ने लगे। सो पहला साइन जो है वो क्या है आपके पास, पेन। पेन कैसी होगी आपके पास, क्रैम्पिंग पेन होगी और राइट या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की पेन होगी। सो अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, आपके एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में जो है वो आपको पता है कि डिवाइड किया गया है। ये आपको 9 क्वाड्रेंट आप पढ़ते आ रहे हैं सेकेंड ईयर से। सो ये आपके पास 9 क्वाड्रेंट है, इसमें से ये वाला जो क्वाड्रेंट है, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इस जो एरिया में आपके पास पेन होगी वो आपके पास आईबीडी की होगी। उसके बाद आपके पास डायरिया होगा, जो सेकंड इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेजेंटेशन है। नंबर 3, जब हम उसकी सीबीसी करवाएंगे तो उसमें से मोस्टली हमें अनीमिया मिलेगा। ठीक है, ये 3 जो है हमारे पास 2 सिम्टम्स और 1 साइन, ये 3 क्लासिकल प्रेजेंटेशन है हमारे पास आईबीडी की। जब हमें ये नजर आएंगी तो हम सोचेंगे इस पर्सन को आईबीडी हो सकता है, फिर हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या एक्सरे करवाएंगे, जो भी हमने करवाना है उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर को आएंगे, इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। सो हमें पता है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले आके हमें हिस्ट्री देता है। हिस्ट्री से हमें ये इंडिकेशन जब मिल जाए कि उस पर्सन को डायरिया है, उस पर्सन को पेन है, और फिर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाके देखें उसमें एनीमिया हमें नजर आया, तो हम फौरी तौर पर उसका अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करते हैं आइदर इट इज आईबीडी और समथिंग एल्स जो कि हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन हमने देख ली। इसके अलावा उस पर्सन को टायर्डनेस हो सकती है और वो पर्सन अनवेल हो सकता है। सो इसके अलावा भी डिफरेंट इसमें साइंस हो सकते हैं, बट ये मेन जो मैंने आपको बताया है वो ये वाले साइंस होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें दोबारा से हम इसकी प्रेवलेंस पे आते हैं। प्रेवलेंस में हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है, ये आपने चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी डिजीज के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है, दैट इज एज, कि उस पर्सन की एज कितनी है और उसका जेंडर क्या है। सो इट इज मोस्ट कॉमनली या क्लासिकली प्रेजेंट इन यंग वुमेन, जो कि टीन एजर से लेकर 30s तक होती हैं। सो यंग वुमेन हमें अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ, ब्लडी और नॉन ब्लडी डायरिया के साथ प्लस एनीमिया के साथ नजर आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आईबीडी। सो आपके पास हिस्ट्री से हमें एक
चीज पता चल गई कि अगर एक वुमेन जो कि 15, 20, 30, 35 साल की होगी इस एज में, और उसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली ये लगेगा कि ये आईबीडी की पेशेंट है। ठीक हो गया। ये नहीं है कि इसका मतलब है मेन में हो नहीं सकती, बट इट इज मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर इन लोगों में होती। सो इट इज प्रेवलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंस और प्रेवलेंस किस में ज्यादा होती है। ठीक हो गया। मोस्ट प्रेवलेंट इन द वेस्ट, पर्टिकुलरली इन द कोसेशियन एंड यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन एंड ज्यूज। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन होगी। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। सो आईबीडी हमारे पास दो तरह के हमारे पास इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स। एक हमारे पास होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड होती है हमारे पास क्रोहन डिजीज। ठीक हो गया। so, अगर हम देखें व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड व्हाट इज क्रोहन डिजीज, अगेन पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल। अब हमने देखना कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कि कौन सी चीज किस साइड को इन्वॉल्व कर रही है, कितनी वॉल को इन्वॉल्व कर रही है, वो हम चीजें पढ़ने लगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास वॉल है बाउल की, जिसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। ठीक है। अगर आप देखें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को डैमेज करता है, यानी इसमें जो लेयंस बनेगी, जो अल्सरेशन बनेगी, वो सिर्फ सुपरफिशियल होगी। लाइक अपर जो पार्ट है आपकी वॉल का, इनर साइड है जिसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा वाला पार्ट होगा, सिर्फ उतने पार्ट के अंदर बनेगी। जबकि जो क्रोहन डिजीज है, इसके अंदर फुल थिकनेस से आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, यानी आपकी जो क्रोहन डिजीज है, इसके अंदर आपकी चारों की चारों वॉल या 3 वॉल ये सारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो इसमें जो हमारे पास लेयंस बनती है उसको हम नाम देते हैं स्किप लेयंस या नाइफ लेयन, नाइट लाइक लेयंस, जो कि हमारे पास फुल थिकनेस पे जो है वो एज लाइक जो लेयन हमें नजर आती है, इसके अंदर हमें नजर आएगी। ठीक हो गया। नंबर सेकंड, लोकेशन। लोकेशन हम दो तरह से देखेंगे कि कितने पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं और मोस्ट कॉमन किस पार्ट में होती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, चूंकि ये कोलाइटिस से वर्ड, कोलोन से वर्ड निकला है, सो आपको ये इधर से ही पता होना चाहिए, कोलाइटिस कोलोन से निकला है। सो इट इज मोस्ट कॉमनली इन द कोलोन, कोलोन वाले एरिया में ज्यादा होगी और हमेशा रेक्टम को इन्वॉल्व करेगी। सो बिगिन इन द रेक्टम एंड कैन एक्सपेंड प्रोक्सिमली अप टू द सीकम। रिमाइंडर ऑफ द जीआईटी इज अनअफेक्टेड। क्या हमारे पास सारा का सारा जीआई जो है बाकी वाला अनइफेक्टेड होगा? सिर्फ मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे होगी हमारे पास, सीकम से लेके रेक्टम के पार्ट तक हमारे होगी, सबसे ज्यादा ये कोलोन वाले पार्ट के अंदर होगी। ठीक है। जबकि जो क्रोहन डिजीज है, ये पूरी की पूरी जीआई में कहीं भी हो सकती है, किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। बट अगेन मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे होगी हमारे पास, मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये होगी स्मॉल बाउल के अंदर, इलियम वाला पार्ट इसका मोस्ट कॉमन होगा। सो अगर इलियल साइड हमारे पास इलियम वाला पार्ट है, ये हमें नजर आएगा, तो इसका मतलब ये राइट साइडेड हमारे पास लेयन है। तो ये राइट साइड, अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी, पहला जो हमारा डिफरेंस आ गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये क्रोहन डिजीज है, क्योंकि इलियम इस साइड पे पड़ी हुई है, रेक्टम इसमें लीस्ट इफेक्टेड होता है। और अगर हमारे पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी, तो इसका मतलब है मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। सो 3 क्लासिक साइन, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन और द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, जो हमने डिफरेंस पढ़ा वो क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस का पढ़ लिया। नंबर 2 हमने पढ़ा डायरिया का। चूंकि इसमें सुपरफिशियल लीजन होती है, तो उसमें जो वेसल्स हैं वो ज्यादा कट जाती हैं, एक्यूट कंडीशन ज्यादा होती है, जो ब्लड है वो ज्यादा प्रोफ्यूजली इसके अंदर जो है वो हमारे साथ डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है। सो मोस्ट कॉमनली ये ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगी पेशेंट, या पेशेंट करेगा, और ये नॉन ब्लडी डायरिया के साथ जो है वो क्रोहन डिजीज में पेशेंट जो है वो करेगा। सो दोबारा से अगेन हमने 2 सिम्टम जो बेसिक पढ़े थे, पेन, पेन में राइट लोअर क्वाड्रेंट और द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। राइट, अब देखिए आप इससे थोड़ा सा देख लेना कि क्रोहन में दूसरा वर्ड है आर, सो इट इज राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, आर से राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में दूसरा वर्ड है एल, सो इट इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। सो इससे भी आप थोड़ा सा उसको ज़हन में रख सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में लोअर जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, और क्रोहन डिजीज में राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है। और जो लेफ्ट वाली साइड है उसमें ब्लडी डायरिया ज्यादा होगा, क्योंकि वो रेक्टम के ज्यादा करीब है। जितनी कोई चीज रेक्टम के करीब होती है, उतना ब्लड जो है वो ज्यादा प्रोफ्यूजली उसके साथ डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। और ये राइट साइड से इसने, चूंकि इलियम के अंदर ज्यादा कॉमन है, तो इलियम के बाद उसने लार्ज इंटेस्टाइन में आना है, सीकम में आना है, कोलोन में आना है, रेक्टम में। सो इसमें ब्लडी डायरिया कम होता है, जबकि इसमें नॉन ब्लडी डायरिया के साइन ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। जहां तक आगे हमारे पास सिम्टम्स, तीसरे नंबर पे आगे साइन एनीमिया के हम पढ़ चुके हैं, दोनों के अंदर एनीमिया हो सकता है, बिकॉज इसकी वॉल डैमेज हो जाती है। जब वॉल डैमेज हो जाए तो इसका मतलब है आयरन जो है हमारे पास प्रेजेंट नहीं करता, आयरन रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जब आयरन रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो वहां पे क्या हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एनीमिया हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अगर हम देखें, उससे पहले हम ना ग्रोस अपीयरेंस देख लेते हैं।
ग्रोस अपीयरेंस में ये होता है कि जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें लॉस ऑफ हेस्चुरा हो जाता है और पाइप इमेज आता है, जबकि इसमें कोबलस्टोन म्यूकोसा होता है। मैं पहले इसकी आपकी इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, चूंकि ये कोलोन में और रेक्टम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा कॉमन है, तो उसमें हमारे पास होस्टराज होते हैं अंदर वाली साइड पे। इस तरह हमारी वॉल जो है वो फोल्ड बने होते हैं। तो ये जो है सीधी वॉल बनी हुई है, इसमें सारे होस्टराज लॉस हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक कंडीशन है। उसके बाद हम इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर भी देखते हैं। उसके बाद अगर हम क्रोहन डिजीज में देखें, क्रोहन डिजीज में हमें क्या है कि बहुत सारे स्टोन लाइक अपीयरेंस, कोबल स्टोन नजर आएंगे हमें पूरे स्पेसिमन पे। जब स्पेसिमन हम निकालेंगे हमें छोटे छोटे यहाँ पे जो है वो बाहर की तरफ हमें नजर आएंगे मैसेज, जिनको हम नाम देंगे कोबल स्टोन अपीयरेंस। तो इसमें कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है जो कि हमारे पास क्रोहन डिजीज में होती है। ओके, अब वापिस चलते हैं यहाँ पे। हमारे पास ग्रोस अपीयरेंस में सूडोपोलिप्स, छोटे छोटे हमें मैसेज नजर आएंगे जिनको हमने सूडोपोलिप्स का लॉस ऑफ हेस्टेरा की वजह से, और कोबल स्टोन नजर आएंगे। अब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम इसकी इमेजिंग पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी में इसकी जो है, चूंकि ये नियर टू रेक्टम है, तो इसमें एक्यूट कंडीशन ज्यादा कॉमन होती है। तो हमें हमें नजर आएगा कि जो क्रिप्ट्स हैं फुल न्यूट्रोफिल से बने हुए हैं। ये सारे के सारा इस तरह क्रिप्ट का जो पूरा एरिया ये न्यूट्रोफिल से भरा हुआ है। ये सारे छोटे छोटे जो हमें मैसेज नजर आए फुल न्यूट्रोफिल से बड़े हुए हैं। इसके अंदर लिम्फोसाइट नहीं है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम है, सो न्यूट्रोफिलिया इसके अंदर हमें नजर आएगा। बहुत सारे न्यूट्रोफिल इसके अंदर जो है वो होंगे। जबकि जो हमारे पास क्रोहन डिजीज है उसके अंदर हमें लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा नजर आएंगे। लिम्फोसाइट का एग्रीगेट होगा जिसके वो मिला के ग्रेनुलोमा बना देगा, और वो ग्रेनुलोमा उसके अंदर हमें नजर आएगा। अब इन दोनों चीजों की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इमेजिंग आएगी। जब हम इसका एक्सरे करवाएंगे या फिर हम इसका जो है वो अल्ट्रासाउंड देखेंगे, तो हमें क्या नजर आएगा, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब हमें पता है कि नॉर्मली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये इसकी वॉल है, उसके अंदर हाउसरा होते हैं। इस तरह हमें अंदर से बड़े बड़े पाइप लाइक मटेरियल नजर आ रहा होता है इस तरह। ठीक है, इस तरह हमें ये होस्टरा नजर आ, जिसके अंदर से इन्वेजिनेशन फोल्ड होते हैं। जब ये होस्टरा लॉस हो जाते हैं, तो हम जब इमेजिंग करवाएंगे तो हमें नजर आएगा एक सीधा पाइप नजर आएगा कि इसके अंदर कोई फोल्ड नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं पाइपलाइन अपीयरेंस। पाइपलाइन अपीयरेंस जो होगी हमारे पास वो किसके अंदर होगी, पाइपलाइन अपीयरेंस हमारे पास होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। आपको ये नजर आ रहा है लेड पाइप या पाइपलाइन अपीयरेंस होगी इमेजिंग के ऊपर, जो कि हमारे पास होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसके बाद अगर आप देखें क्रोहन डिजीज में, क्रोहन डिजीज में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि हमारे पास जो होता है वो लिम्फोसाइट एग्रीगेट होता है। अब लिम्फोसाइट एग्रीगेट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो हमारे पास ये इमेज भी हमें क्लियर नजर आएगी। यूं हमारे पास वॉल है, ये आप समझ लें इलियम की वॉल है जहां पे ये मोस्ट कॉमन है। इसके अंदर जो सबम्यूकोसा, यहाँ पे लिम्फोसाइट होते हैं बहुत ज्यादा। अब ये लिम्फोसाइट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ये ग्रेनुलोमा बना देता है। अब ये हाइपरप्लेजिया होता 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 ये पूरी वॉल को इस तरफ से भी इन्वॉल्व कर देगा, और इस तरफ से भी हाइपरप्लेजिया होता होता ये पूरी वॉल को जो है वो इन्वॉल्व कर लेगा। दरमियान में हमें छोटा सा जो है वो रास्ता मिलेगा, यानी हमारा जो बाउल है उसकी जो वॉल है उसका जो ल्यूमन है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इस तरह जिस तरह ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। ये देखिए वैसे हमें नजर आता है कि जो बाउल होती है, जो हमारे पे इंटेस्टाइन होती है, वो इस तरह बड़ी बड़ी इमेज नजर आ रही होती, बट इसमें देखिए हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर थिन नजर आ रहा है। बाकी ये सारी के सारा हाइपरप्लेजिया हुआ है और हाइपरट्रोफी हुई है हमारे पास लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट एग्रीगेट मिलेंगे, ग्रेनुलोमा मिलेगा, जिस तरह से स्ट्रक्चर टाइप इमेजिंग हमें नजर आएगी एक्सरे के ऊपर। ठीक हो गया। ओके, कॉम्प्लिकेशन में देखें इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन और कार्सिनोमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्सिनोमा किस में ज्यादा होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जबकि माल एब्जॉर्प्शन, चूंकि इसमें नॉन ब्लडी डायरिया होता है, फुल लेजन होती है, तो इसमें सबसे माल एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनीमिया, ये इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो हमारे पास क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात देखनी, इसमें फिस्टुला बन जाते हैं। फिस्टुला क्यों बनते हैं, अब ये देखिए अगर हम अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन देखें, ये हमारे पास बाउल का सारा पार्ट है, इसके पीछे हमें पता है यूरिटर से गुजर रहे हैं, और यूरिटर जाके हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहे हैं। अब हमें पता है क्रोहन डिजीज के अंदर ये हमारे पास आ गई म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस, सिरोजा। अब जो इसमें इन्वेजिनेशन होती है पूरी वाल की होती है, जब पूरी वाल इसमें लेयन हो जाएगी तो इसमें छोटा सा होल बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे फिस्टुला। इसके फिस्टुला बनने की वजह से जो इंटेस्टाइन से बैक से इसके कुछ फूड की कोई चीज रास्ता बन जाएगा बैक साइड पे ब्लैडर की तरफ, और इसकी लेयन ब्लैडर तक एक्सटेंड कर सकती है, और ब्लैडर के अंदर इसका मटेरियल जा सकता है। यूरिनरी सिम्टम्स इसके अंदर
आ सकते हैं। ठीक हो गया। एसोसिएशन इसकी एंका के साथ होती है, इसकी एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस के साथ होती है। स्मोकिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, जबकि इंक्रीज रिस्क करती है क्रोहन डिजीज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज के अंदर हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते, बिकॉज उसके सारी वॉल पहले डैमेज हुई है। एंडोस्कोपी करेंगे वो वॉल के अंदर जो है वो क्या बना सकता है, होल बना सकता है, कोई फिस्टुला बन सकता है इस वजह से। अच्छा, ये पहले हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंसेस हैं अगेन। इसमें बस इंपॉर्टेंट ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें सब म्यूकोजा के अंदर अल्सर बनते हैं, क्रिप्ट डिस्टोर्शन होती है, क्रिप्ट अब्सेस होती है, हमें पता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और फोकल चेंजेस होती है। जबकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेनुलोमा बनता है, लिम्फोसाइट एग्रीगेट बनता है, ग्लो ब्लड सेल की डिप्लीशन होती है। ये सारी चीजें हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये हमारे पास इसकी इमेजिंग आ गई, ये इसका मैंने आपको वो भी समझा दिया, इसकी इमेजिंग भी समझा दिया, और इसकी ग्रोथ अपीयरेंस। अब आगे इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें पता है सुपरफिशियल नहीं है ना, उसके अंदर क्या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हुई है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम मेज़ैलामिन देते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमें पता है एक हमारे पास मीडिएटर है जो कि आके इन्फ्लेमेशन करवाता है, इसकी रेडनेस और स्वेलिंग को मेज़ैलामिन कम कर देती है। 6 मार्क कैप्टोप्यूरिन हमें पता है एक हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देती है। इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने की वजह से, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड इंजरी होती है, तो हमारे पास 6 मार्क कैप्टोप्यूरिन इसको जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीव करती है। इन्फ्लिक्सिमब जो है एंटी टीएनएफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, ये इसकी रिमिशन में रोल प्ले करती है, वहां पे टिश्यू की जो नेक्रोसिस हो रही है उसको ब्लॉक करती है। और अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाए तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोलोटोमी करते हैं। ठीक हो गया, कोलेक्टमी कर देते हैं। ओके, इसके बाद आ गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया क्रोहन डिजीज में। क्रोहन डिजीज में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक, क्योंकि इलियम वाला पार्ट है वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आता है, उनको हम उनकी क्लोनिस को कम करने के लिए हम सिप्रोफ्लोक्सासिन देते हैं, और इन्फ्लिक्सिमब देते हैं अगेन उसी तरह जिस तरह टीएनएफ इसकी रिमिशन करवाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आईबीडी। इसके अंदर आपको मैंने दोबारा से एक रिपीट कर दूं, पहले हमने इसके हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री किस तरह प्रेजेंट करेगा, फिर हमने साइंस पढ़े, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी कि इसके अंदर हम एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते, इसके अंदर हम बायोप्सी नहीं करवा सकते, इसके अंदर हम एंडोस्कोपी नहीं करवा सकते बिकॉज वॉल में फिस्टुला बन सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ ली, इनके डिफरेंसेस पढ़ लिए, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ ली, ग्रोथ अपीयरेंस पढ़ ली, ये सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की जो है वो समझ आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारे जो है सारे लेक्चर जो हैं प्रेजेंट होंगे हमारे साथ। आप लोगों ने जो है वो कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डेमो लेक्चर। इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह कल तक शेयर कर लेंगे। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप लोग जो है वो कनीज़े ज़हरा से ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और कोई भी इसके अलावा आपका, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कि आप हमारे सेशन लें या ना लें, आपको कोई भी